हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉप 25 जी के MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप पहले उनको नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। साथ ही इस सीरीज में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। साथ ही इसमें 25 प्रश्न सभी सब्जेक्ट से मिला के बनाया गया और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज की विशेषता है कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसमें जो भी डिस्कशन किया जाता है, फैक्ट डिस्कशन किया जाता है, उससे रिलेटेड 4-5 अन्य प्रश्न बताए जाते हैं। इस तरह से केवल 25 प्रश्न का आपका तैयारी नहीं होगा, 25 से ज़्यादा कर सकते हैं, या तो 75 या 100 प्रश्न का तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की नाप किससे की जाती है? यहाँ नाप या माप दोनों कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है। और यदि पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब का ग्राफ किससे लिया जाता है तो इसका होगा बैरोग्राफ से। एक ग्राफ होता है जिससे आंका जाता है, जिससे आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बैरोग्राफ। और वायुमंडलीय दाब किसको प्रदर्शित करता है? तो पारे के 76 मिलीमीटर, सेंटी नहीं, 76 mm पारे के स्तंभ को प्रदर्शित करता है वायुमंडलीय दाब। और पूछा जाए वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है तो इसका राइट आंसर होता है बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। और साथ ही अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? एक डी नंबर ऑप्शन में आया अल्टीमीटर, तो इससे उड़ते हुए जहाज या वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। भूगोल में शब्द प्रेयरी का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। प्रेयरी प्रदेश जो है गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। यदि कभी प्रश्न पूछा जाए निम्न में से किस प्रदेश के गेहूं को कटोरा बोला जाता है तो वहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी प्रदेश। और वेल्ड जो कि अफ्रीका में है, ये घास का मैदान है, तो वेल्ड अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। कौन सा देश गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है। चीन कोयला, लोहा और रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके साथ कई अन्य उत्पाद में प्रथम स्थान रखता है। और रेशम का जन्मभूमि चीन को माना जाता है और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश चीन है। और साथ ही हम सभी को पता है कि चीन में सबसे अधिक आबादी निवास करता है। संसार की सबसे लंबी नदी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील। जब पूछा जाए कि संसार की सबसे चौड़ी नदी तो इसका राइट आंसर होता है अमेजन। यदि पूछा जाए कि बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, फिर भी आंसर होता है अमेजन। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेजन। सबसे अधिक पानी ले जाने वाला नदी, तब भी अमेजन। तो इतने प्रश्न का आंसर अमेजन होगा। यदि सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील होगा। अब देख लेते हैं नील नदी की लंबाई कितनी है, तो 6690 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। और अमेजन नदी की लंबाई कितनी है, तो 6296 किलोमीटर अमेजन नदी की लंबाई है। बात आई नील नदी की, तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है और इसका मुहाना भूमध्य सागर है। अमेजन नदी का उद्गम स्थान मंटारो नदी है और इसका मुहाना जहाँ पे गिरती है वो अटलांटिक महासागर है। दूसदनीय विधायिका बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेटिव वाले राज्य में उस सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। जितने भी राज्य है जहाँ भी दूसदनीय विधायिका है उसके उस सदन को विधान परिषद कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169। 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। प्रश्न पूछा जाता है कि विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाता है संसद के द्वारा। केवल गठन नहीं, गठन के साथ साथ उन्मूलन, गठन और उन्मूलन दोनों
संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में विधान परिषद है। और किन किन राज्यों में है? तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ATM BUK। तो इसको एक साथ एक लहजे में पढ़ेंगे, ATM बुक। तो ATM से A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, U से उत्तर प्रदेश, K से कर्नाटका। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। और विधान परिषद की बात की जाए तो अधिकतम संख्या कितना हो सकता है विधान परिषद में किसी राज्य में? तो अधिकतम संख्या की बात है तो 1/3 वहाँ के विधानसभा की जो लेंथ है, स्ट्रेंथ है, उसका 1/3 विधान परिषद हो सकता है। और न्यूनतम संख्या की बात की जाए तो ये 40 है। विधान परिषद किसी धन विधेयक अर्थात मनी बिल को क्रियान्वयन, इनएक्टमेंट को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। विधान परिषद धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। और धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक को अंतिम प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यदि संसद की बात हो तो धन विधेयक को अंतिम प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और राज्यों की बात हो तो धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। और विधान परिषद के द्वारा संशोधन जो कि धन विधेयक संबंधित है, उसे मानने या ना मानने की शक्ति विधानसभा को है। शब्द फ्यूडर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर को फ्यूरर बोला जाता है। और फ्यूरर शब्द का जो मीनिंग है वो है एकमात्र नेता अर्थात सर्वमान्य नेता। हिटलर 1933 ईस्वी में बलपूर्वक राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया। और हिटलर का संबंध नाजी पार्टी से है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यदि हम भारत के नक्शे को देखें, इसके दक्षिणी भाग को देखें, तो जो बीच में है, इसके पूर्वी भाग, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। और इसी में यहाँ पे अवस्थित है लक्षद्वीप। तो किस में है? तो ये अरब सागर में है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस तरह के द्वीप से निर्मित है लक्षद्वीप? तो प्रवाल भित्ति द्वीप से निर्मित है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो जिसको किन्स के नाम से जानते हैं, उन्हीं का पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। इन्हीं के द्वारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक लिखी गई। किन्स अमेरिकी अर्थशास्त्री है और विश्व आर्थिक मंदी पर उनके विचार को काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड किन्स की ही देन है, जो कि भारत में भी अपनाया गया है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार किसके द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्स महोदय। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और इनके द्वारा लिखी हुई चर्चित पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निर्यात को बढ़ावा देना, अपने देश में बने हुए माल को दूसरे देश में भेजना, यही निर्यात होता है। विदेशी विनिमय प्राप्ति, अब जब रुपये का अवमूल्यन होता है डॉलर की तुलना में, तो विदेशी विनिमय अधिक प्राप्त होती है। और बढ़ते आयात को रोकना, किसी दूसरे देश से अपने देश में यदि माल आ रहा है तो उसको रोकना रुपये के अवमूल्यन का एक संकल्पित लक्ष्य है। साथ ही हम लोग जानेंगे अवमूल्यन क्या है। तो डॉलर के मुकाबले रुपया का कमज़ोर होना ही अवमूल्यन है। और दूसरे शब्दों में से जान सकते हैं कि विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा का गिरावट ही अवमूल्यन है। एक एग्जाम्पल के तौर पे भी इसे देख सकते हैं कि अभी से कुछ समय पहले $1 70 रुपये के बराबर था और वर्तमान में $1 75 दशमलव कुछ पैसे के आसपास है। तो कह सकते हैं कि उस दिन की तुलना में आज रुपये का अवमूल्यन हुआ। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका राइट आंसर है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है।
और प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका की संविधान से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो एक मौलिक अधिकार को हटाया गया, इसके बारे में 2-3 प्रश्न बनता है कि कितने संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे हटाया गया। और पूछा जाता है कि किसको हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और प्रश्न पूछा जाता है कि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो क्या है, तो अब बस ये कानूनी अधिकार है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। ध्वनि का सबसे अधिक वेग ठोस में होता है, और उसमें भी लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 5130 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वेग होता है लोहे में। और ध्वनि का वेग वायु में यदि पूछा जाए, तो बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि कैसा तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ध्वनि निर्वात से गमन कर सकता है या नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। मदर टेरेसा कहाँ की महिला थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। मदर टेरेसा अल्बानिया की महिला थी। मदर टेरेसा से रिलेटेड अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है चैरिटी ऑफ मिशनरी के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता मदर टेरेसा। नेक्स्ट है कि चैरिटी ऑफ मिशनरी की स्थापना मदर टेरेसा ने कब किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। बात आती है कि मदर टेरेसा को 2 प्राइज मिला है, एक है नोबेल, दूसरा है भारत रत्न। इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कब नोबेल पुरस्कार मिला और कब भारत रत्न मिला। इसमें 2 डेट याद रखेंगे, एक 1979 और एक 1980। तो किसी को भी कॉमन सेंस लगाएगा तो पहले लगेगा कि पहले भारत में मिला होगा, फिर विश्व स्तर पे वर्ल्ड लेवल पे उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया होगा। लेकिन बात यहाँ अपोजिट है, पहले उन्हें वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया, उनके काम को सराहा गया, इसीलिए पहले नोबेल मिला। तो नोबेल कब मिला, 1979 ईस्वी में नोबेल मिला, और 1980 को भारत रत्न, मतलब नोबेल मिलने के जस्ट 1 साल बाद भारत रत्न मिला। इन्हें याद रखेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो इसका राइट आंसर है R.M. एंडरसन। R.M. एंडरसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। बात आई दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव भी रिलेटेड करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति पूछे या उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति पूछे, तो उसका राइट आंसर होता है रॉबर्ट पियरी। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव की खोज कब, तो इसका हो जाएगा 1911 ईस्वी में, और उत्तरी ध्रुव का कब, तो 1909 ईस्वी में। बात आती है कैप्टन कुक की, तो कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की। और एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड करके पूछा जाता है, इसी के आसपास का है, समतुल्य का है, कि विश्व का जो चक्कर है वो नौका से लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इसका राइट आंसर होता है मैगलन। मैगलन ऐसे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने विश्व का भ्रमण नौका से किया था। नीली क्रांति अर्थात ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। पीसी कल्चर क्या है, तो इसके अंतर्गत मछली का अध्ययन किया जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के द्वारा अनुसूचित बैंकों का पंजीयन कराना होता है। जानेंगे अनुसूचित बैंक क्या होता है, तो अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका उल्लेख RBI की दूसरी अनुसूची में किया गया है। उन सभी बैंक को अनुसूचित बैंक कहते हैं। और अनुसूचित बैंक RBI के नियमों के अधीन कार्य करता है।
और RBI का मुख्यालय मुंबई में है। असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? मतलब एकत्र करता है असंगठित। असंगठित को इंग्लिश में इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए डेटा NSSO के द्वारा एकत्र किया जाता है। तो बात आती है NSSO का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO है। और CSO द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO है। तो CSO का क्या कार्य है? NSSO का तो देख लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए डेटा एकत्र करता है NSSO। और CSO क्या करता है? तो ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। और जब बात आई असंगठित क्षेत्र की, तो भारत में 93% जो लोगों को रोजगार मिला है वो असंगठित क्षेत्र के द्वारा ही मिला है। और असंगठित क्षेत्र में पेंशन लागू करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो असंगठित क्षेत्र में पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लागू किया गया था। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव। सर BN राव भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न आता है कि अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ एक और प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा SC मुखर्जी। SC मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और जो संविधान सभा की बात आई है, तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के अधीन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैबिनेट मिशन के अधीन हुआ है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष, यहाँ बात आती है स्वतंत्र भारत की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की बात पूछे कौन अध्यक्ष थे पहले, तो विट्ठल भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही GV मावलंकर एक ऐसे स्पीकर थे, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो पहले ऐसे कौन लोकसभा अध्यक्ष है जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GV मावलंकर, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। बात आती है लोकसभा अध्यक्ष की बात आई है, तो पहला दलित लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो MG बालायोगी पहला दलित लोकसभा स्पीकर थे। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन? तो मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। और महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की आम महासभा का संचालन करते हैं। और महासभा में वर्तमान में 193 सदस्य देश है। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश है, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सुरक्षा परिषद का कार्य है शांति स्थापित करना। और सुरक्षा परिषद को एक उपनाम से भी जाना जाता है, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। वो उपनाम है विश्व का पुलिसमैन। विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कहाँ से? तो गुजरात के भुज जिला के डांडी तटीय गांव से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने यात्रा की थी, दांडी मार्च। ये प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। पिछले साल 66 BPSC PT में ये प्रश्न पूछा गया था, कुल कितने दिन की यात्रा की थी? तो 24 दिन की यात्रा। ये भी अब प्रश्न बनने लगा, इस पर भी ध्यान रखेंगे। कुल 24 दिन की यात्रा कब से शुरुआत हुई? 12 मार्च 1930 ईस्वी से। और कब? 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर, नमक कानून को भंग करके नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। और अब पूछा जाता है कि कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रस्थान किए थे? तो 78 अनुयायियों के साथ।
प्रश्न पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की है, तो इसका राइट आंसर होता है नेपोलियन की एल्वा से पेरिस मार्च को और मुसोलिनी के मिलान से रोम मार्च से नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की तुलना की है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जब इसमें शामिल किया गया था संविधान में तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब शामिल किया गया, तो 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और किसके सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और 11वां मतलब कि एक और 10 के बाद एक और कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो ये 51 के क में है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। और ये इसकी जो इसे बुलाया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और सदनों के अधिवेशन में का जो अंतराल होता है 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। यदि यह अधिक हो जाता है तो यह देखने का कार्य किस पे सौंपा गया है, तो राष्ट्रपति का यह कार्य है कि इस बात का ध्यान रखें कि 6 माह से अधिक न हो। यदि इसके लिए वे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और उन्हीं के द्वारा सत्रावसान किया जाता है। और अनुच्छेद 85 के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पैच। वुड के डिस्पैच का जो शैक्षिक रिपोर्ट था, इसके माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। साथ ही जानेंगे कि वुड डिस्पैच के अधीन 1857 में विश्वविद्यालय एक्ट आया और इसी के अधीन कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय खोला गया। और भारत में वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये याद रखेंगे, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का डिस्पैच। और वुड्स कौन थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सर पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और इनके अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य क्या था, तो अंतरिम सरकार का गठन किया, साथ ही पाकिस्तान की मांग को व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से खारिज कर दिया और संविधान सभा का गठन किया। इस तरह से हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट को मिला करके जो महत्वपूर्ण 25 MCQ बनाया गया है उनको देखा, उनका डिटेल डिस्कशन किया। इस सीरीज की एक और खासियत है कि हम लोग 25 क्वेश्चन के साथ साथ अन्य सभी बहुत सारे प्रश्न को देखते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।